उसका रूपांतरण होता है। यही चीज आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान बोले कि आत्मा भी यह पहले से भी था, अभी है और सदा रहेगा। ये शाश्वत है और इसकी न उत्पत्ति होती है न उसका विनाश होता है, बल्कि उसका रूपांतरण होता है, जो एक देह से दूसरे देह में चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वायुमंडल में चला जाता है। साइंस को लोग जानते होंगे कि एनर्जी कभी उसका विनाश नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ओन अनदर काइंड। तो जो कृष्ण भगवान आत्मा के बारे में बताए, वही आत्मा का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं तो दोनों एक समान उसकी व्याख्या होती है। तो इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान 5000 वर्ष पहले थे। 5000 वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने वैज्ञानिक और गणितीय परिभाषा आत्मा के बारे में जो दी, आत्मा एक एनर्जी है और वही एनर्जी निकल जाता है तो आदमी मर जाता है या कोई भी जीव जंतु मर जाता है। तब मैंने ध्यान दिया कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तब मैंने कर्म के बारे में उसमें पढ़ा। कृष्ण भगवान ने जो कर्म की व्याख्या दी वह भी आश्चर्यजनक है। आप लोग जरा सा बैठिए तब समझिएगा, नहीं तो समझना मुश्किल है। इससे बैठने से क्या फायदा। तो कर्म आप लोग पढ़ते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी परिभाषा है कि वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स कंपोनेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कंपोनेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानते होंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स, आज इसके पहले आप ये जान लीजिए कि आप पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दैशिक राशि क्या है, कि किसी भी वस्तु में जब उसको ऐसे करके फोर्स लगाते हैं तो वह एक सीध में आगे बढ़ता है। जितना बढ़ता है, जितनी दूरी तय करता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कंपोनेंट क्या है कि फोर्स किसी चीज पर लगाते हैं तो निश्चित में है कि वो हॉरिजॉन्टली हो, वो किसी एंगल में हो सकता है। इसीलिए फोर्स कंपोनेंट जो होता है, अगर थीटा एंगल से अगर हम उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं और बेस के पर अगर फोर्स का जो डायरेक्शन है अगर थीटा एंगल बनाता है तो फोर्स एफ जो लग रहा है वह होगा एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि जिग जैग पाथ में भी कोई चीज चलते रहे या सीधा चले, जिग जैग पाथ में जा रहा है और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स या तो फोर्स कंपोनेंट लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो दोनों का गुणनफल कर देते हैं तो वह वर्क हो जाता है। लेकिन अगर एंगल पर आप विचार नहीं करते हैं तब हमको उसमें एफ, आप जानते होंगे कि एफ वेक्टर एफ डॉट डी, डी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेक्टर एफ डॉट डी डॉट डैश डी वेक्टर। तो ये दोनों क्या होता है, ए डॉट बी अगर दोनों पर वेक्टर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। आप जानते होंगे, साइंस के विद्यार्थी हैं, मैथ वाले भी जानते होंगे, फिजिक्स वाले भी जानते होंगे, केमिस्ट्री वाले भी जानते होंगे। तो इसीलिए एफ कॉस थीटा को या तो फोर्स कंपोनेंट कहिए और डिस्प्लेसमेंट का जो गुणनफल, साधारण गुणनफल जो होता है तो आपका हो जाएगा। लेकिन एफ डॉट डी का अगर आप निकालते हैं ये डॉट प्रोडक्ट तो उसका भी होता है एफ डी कॉस थीटा। तो आ गया दोनों बराबर। तो इस तरह से अब इसमें जो कृष्ण भगवान ने बताया कि कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म कई प्रकार का कर्म बताए, 3 तरह का कर्म बताए।
एक कर्म है जो कहता है कि आप कर्म जो कीजिए वो निष्काम भाव से कीजिए। आप जानते होंगे कितना इंजीनियरिंग का इसमें तैयारी किए होंगे पहले, फिर नहीं हुआ, फिर टीचर बन गए, कोई शोधार्थी है, तो आप पढ़े होंगे कि वर्क, पावर, एनर्जी, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट सभी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम उसको डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। आप जानते होंगे कि ए अगर वेक्टर क्वांटिटी है, बी यदि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। आप जानते होंगे कि कर्म जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, अदैशिक राशि है, जिसमें कि दिशा नहीं है। तो कृष्ण भगवान जो कहे कि कर्म ऐसा होना चाहिए, उसी कर्म को माने। और कहीं एक गाना में भी सुनते होंगे कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये इंसान, ये है गीता का ज्ञान। समूचे गीता में मूल चीज यही है कर्म के बारे में, कि कर्म जो हो वो फल रहित हो, वो इच्छा रहित हो, तब उसको मानेंगे कि सही कर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण भगवान फिर आगे जाके उन्होंने व्याख्या की कि कर्म जो हो वो नित्य हो, नित्य कर्म हो। नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म है कि हम सवेरे उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वह नित्य कर्म है, मुँह धोते हैं। तो दूसरा, हम जब खा पी करके तैयार हो जाते हैं नित्य कर्म के बाद, तो आप लोगों को जो नौकरी होती है शिक्षक के रूप में, जरा सा सुनिएगा, नहीं जरा सुनिए तो बाद में भी गप कर लीजिएगा। नित्य बता रहे हैं, अभी तो कुछ बोल रहे हैं, बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो नित्य कर्म क्या, हम शॉर्टेज कर रहे हैं, हम तो किताब लिख दिए हैं इतनी मोटी, इसलिए हम उतनी मोटी किताब की बात नहीं कर रहे, हम अब समाप्त करने जा रहे हैं। तो नित्य कर्म क्या है कि आप जान लीजिए, नित्य कर्म वही है कि आप सवेरे, आपको मालूम है कि हमको 10 बजे कॉलेज जाना है, लड़का भी है तो पढ़ने के लिए 10 बजे जाना है, 4 बजे लौटना है, शिक्षक को भी लौटना है। तो उसमें आपको, आप जाते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं कि हमको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। आप पैसा सोच के नहीं जाते हैं, वो तो आपको महीना में मिल जाता है, वो सोच के नहीं जाते हैं। आप जाते हैं और आपकी योग्यता के मुताबिक आपको पैसा मिलता है, 1 महीना में वो बना हुआ है। तो आप जाते हैं नित्य दिन जाते हैं, अपने समय पर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाकर शाम में लौटते हैं, घर आते हैं। तो पैसा के बारे में नहीं सोचते हैं लोग, और कभी नहीं सोचते हैं। वो तो समय आता है, समय सब आपका महीना पूरा आपके खाता में चला गया। तो यह कर्म जो है आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान जो है उसके तहत ही आपको जितना ज्ञान है, और जो आप कर्म करते हैं, आपके कर्म के अनुसार आपके कर्म के रूप में सिर्फ खाने पीने रहने के लिए आपको वह पैसा मिलता है। कृष्ण भगवान कहे कि नित्य कर्म में करने पर उसको जीव अपना शरीर बचाने के लिए, अपना जीविका के लिए अगर वो मिलता है तो वो भी एक सन्यासी वह जीवन सन्यासी जीवन। सन्यासी भी जाते हैं, पैदल चलते हैं, कहीं से मांगते हैं या कुछ करते हैं तो आता है। तो कोई कहीं चलता है तो भी कर्म होता है। तो कर्म, नित्य कर्म जो आप करते हैं, यह सन्यासी का कर्म है। इस कर्म को सबसे उत्तम कर्म माना गया है। लेकिन जब आप कर्म करते हैं और जब कोई गलत दिशा पकड़ लेते हैं, जैसे आप कोई बड़े पद पकड़ लिए, बड़ा पद पकड़ लिए, कोई भी पद ऐसा पकड़ लिए, तो आप नित्य कर्म जो करना है उससे हट करके, कुछ डेविएट हो करके जब आप करते हैं, उस कर्म के अलावा जब हम पैसे का फल की चिंता करते हैं, उसी फल के बारे में कृष्ण भगवान कहे कि जब वह फल प्राप्त करना चाहेगा
तो वह कर्म नहीं होगा, वह सच्चा कर्म नहीं होगा। और जब आप कोई भी पदाधिकारी बनते हैं और ऊपर से अगर पैसा कहीं से कमाते हैं, वह गलत दिशा जब आप पकड़ लेते हैं, यह दिशा विहीन था कर्म, जो नित्य कर्म आप कर रहे थे वो दिशा विहीन था। और जब कोई दिशा पकड़ लेते हैं कि हमको अब 4 महीना में हमको बिल्डिंग बना देना है, हमको इतना दिन में ये काम कर लेना है, तो यह जो दिशा आपके मन में उत्पन्न हो गई, तो यह दिशा के तरफ जब आपका दिमाग भागने लगा, तब आप क्या किए, कर्म को छोटा कर दिए, नित्य कर्म में भी कमी कर दिए। और वहाँ मैनेजमेंट आप समझ लीजिए, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आधी सच्ची आधी झूठी। मैनेजमेंट में आधा काम होता है और आधा उसमें चीटिंग भी होता है। तो मैनेजमेंट पकड़ लिए और मैनेजमेंट वाले का ज़्यादा वैल्यू है, मैनेजमेंट पकड़ लिए। तो इस तरह से जब गलत दिशा में चले जाइएगा, आप मूल कर्म छोड़ करके जब गलत दिशा में, जो कि कम कर्म करके अधिक फल प्राप्त करने लगिएगा, कर्म के अनुसार जो फल मिला वह फल नहीं है, वह निष्काम भाव सेवा है। लेकिन कर्म को कम कर दीजिए, अब फल और अधिक हो जाए, तो वह फल जो आप प्राप्त करते हैं, वही गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। वो तो एक ही लाइन की पंक्ति है, लेकिन गीता जब पढ़िएगा तो कृष्ण भगवान शुरू से अंत तक कहे कि फल की इच्छा मत रखिए, फल रहित कर्म कीजिए, वही निष्काम कर्म हुआ। ये आप समझ गए होंगे। अब कितना बढ़िया आप जो कर्म वर्क की परिभाषा देते हैं, वर्क फोर्स डेन, ये एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, वो तीनों भी कर्म है और वह भी स्केलर प्रोडक्ट है, दिशा विहीन है, उसमें दिशा नहीं है। इसी कर्म के बारे में कृष्ण भगवान गीता में कहे। तो मैंने गीता में बहुत सारा गणित और विज्ञान निकाला है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है। मैंने राज्यपाल को दे दिया है कि आप अध्ययन कीजिए। बहुत ग्लैडली हम गए थे उनको दिखाने कि मैंने लिखी है पुस्तक, तो हमको कहे नहीं, हम आप हमको दे दीजिए। तो हम दे दिए उनको, 2 प्रति थी। हम उसका संशोधित संस्करण निकाल रहे हैं, वह लगभग 200 पृष्ठ का होगा और बहुत अच्छा ढंग से हम लिख रहे हैं। उसमें हम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी से 2003 में उसका पेपर जर्नल दिया था, जिसमें कि जर्नल में मेरा उसमें छपा था और उसमें हमको मैथमेटिकल साइंस सोसाइटी की तरफ से हम बहुत सम्मानित किए गए थे उसमें। तो एक बार सम्मानित मिला, लेकिन उस समय बहुत शॉर्ट में पेपर था, उसी को अब मैंने उसका पुस्तक का रूप दिया है और पुस्तक में बहुत बृहद रूप, बहुत उसमें अच्छी बात रखे हैं। तो जब पुस्तक बन जाएगी तब फिर उसको हम प्रकाशित करेंगे। और राजभवन में भी राज्यपाल महोदय ने कहा है कि एक दिन मैं आपको समय दूंगा, आप इस पर डिस्कस कीजिएगा। धन्यवाद। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपका समय हम बहुत ले लिए, लेकिन मैंने भी कुछ अच्छी ही बात बताई आपको, विज्ञान की ही बात बताई। बताते तो बहुत और, लेकिन आप लोगों को भी यहाँ पर प्रदर्शन करना है ज्ञान का। तो अब मैं समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा देर लूँगा तो आपका प्रदर्शन नहीं होगा और आपका प्रदर्शन भी जरूरी है। इसलिए धन्यवाद देते हुए आप सबों को शुभकामना देते हुए मैं 2 शब्दों में शुभकामना इन शब्दों से देता हूँ कि तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सके तुझको तो मैं सर्वस्व लुटा दूंगा, मैं सर्वस्व लुटा दूंगा, मैं सर्वस्व लुटा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। Tradition for national development, world peace and harmony. We are starting our session with participant. Presenter's name is Abhay Kumar and the topic is Toxic Effects of Mycotoxin in Animal System, a review. Dr. Abhay Kumar, please come. Anyone present here?
So we will move to our next presenter, and it's Dara Singh Gupta and Abhinav Malik. And the talk, Dara Singh Gupta, Abhinav Malik. Hello. Good afternoon to all of you, respected. Sir, you have only 5 minutes. Only 5 minutes. So, please summarize your important points. Okay. Good afternoon to all of you, respected all dignitaries, judges. Myself, Dr. Dara Singh Gupta, from Kolhana University, Chaibasa, Jharkhand. My topic is study of plant diversity of West Singhbhum district of Jharkhand, India, and its medicinal uses. We know that plants have been used for medicinal purposes long before recorded history. Primitive men observed and appreciated the great diversity of plants available to them. Plants provide food, clothing, shelter, and medicine. Much of the medicinal use of plants seems to be developed through observation of wild animals and by trial and error methods. As time went on, each tribe added the medicinal power of herbs in their areas to its knowledge base. They have been methodologically collected information on herbs and developed well-defined. Next. Okay. Medicinal and herbal plants, that is also called leafy vegetables, grown in almost all terrestrial and some aquatic ecosystems around the world. Medicinal plants are an integral components. That is the importance of businesses in driving the growth. The last, addressing challenges for employment, income disparity and the sustainability. Though we have already discussed about the sustainability, we'll see the employment pattern in India. In India, basically 33% people are here which are unemployed. And due to the several social activities and even the natural calamities, people have lost their job. You can see the example of COVID-19 where again the employment rate has increased. So how to manage these things and how we can look forward to control these things. So for that we have overcoming the obstacles for creating the employment opportunities. Again, there are many programs which was started years ago, right, and to now. There are several Skill India programs where we are getting this knowledge, and on the basis of knowledge we are creating the employment opportunity, and that is not enough. And for that, what we can do, again a kind of suggestions from here. So here, what we can do, that in order to effectively address all these issues, it's very necessary to make deliberate efforts, and that efforts can be the informal sector. These days, the most of the population are actually going in the informal sector from the formal sector, and all because of the taxes or because of the wages or because of the salaries. So people are most of the population are in the informal sector. So we have to target now to the informal sector. So after targeting, we can see the formalization and the social protection things. The next, which is the which comes under the income inequality, that is of course the challenges in the distribution, and this will again take few more years, I think, from my observation, that bringing the equality in the income, it will take little more time, but for sure India will see the income equality also. And the next one is the promotion of the growth. For the skill development, three things we have to notice, that is the pattern of employment, then the efforts to broaden that scope, and the significant sources. These are the occupational structure for the Indian economy. And now, this last part is here, which is also saying the persistent income inequality, challenges in distribution and the regional development, and the targeted social programs and bridging
gaps. We have to minimize this urban-rural gaps. For the inclusive progress, again you can see that rich, middle, aspires and the deprived people, the rate of the population is from the top to the bottom is increasing, and it is a clear picture of the employment pattern where the enduring difficulties of and the inequalities which is sustaining in the health sector, in the education sector as well as in the other services sectors. And to sustain this, we have to have the vital mitigating environmental hazards and the necessary developing long-term resistance. Thank you. Okay, please, any query? Good afternoon, sir. I am Sunam Rani, research scholar, Department of Commerce, Patna University, Patna. I am doing my PhD under the supervision of Dr. Srinivas Pandu sir, BD College, Patna. Today my topic is development of digital rural marketing and its impact on rural areas. We all know that India is the fastest growing country in the world, and most of the population in India live in villages, and around 70% of जो अभी जितने भी लोग हैं वो विलेज में ही रहते हैं आज। और सर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि और जो विलेज के जितने भी लोग हैं वो पहले एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहा है। And urban lifestyle motivates rural people to improve their lifestyle. सर डेवलपमेंट रूरल एरिया में इस तरीके से हो रहा है जैसे रूरल एरिया में लोग अपने देश में जैसे रहते वैसे रहते थे, बट अर्बन एरिया के पीपल लोगों को देखकर रूरल एरिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और उनका लाइफ स्टाइल भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड सर उसके बाद सर जैसे हमारे इंडिया में 1.35 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, पर उसमें भी इतने लोग अराउंड 85% जो लोग हैं इंडिया में वो 13K से कम ही कमाते हैं, उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग नहीं है ड्यू टू उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। उसके बाद और उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है लोगों को कि वो अपने स्केल को डेवलप कर सके और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अर्न कर सके। देन सर ये और ऐसा भी है सर अभी जैसे अभी सारा जो हमारा जनरेशन है वो सारा टोटली डिजिटलाइज हो गया है, एंड डिजिटल मोड होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर ही रहे हैं, साथ साथ इसमें जो रूरल एरिया के पीपल हैं वो भी ज़्यादा आगे आ रहे हैं इसको करने में। तो ऐसा माना गया है, जब मैं ये स्टडी कर रही थी तो ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा कि 2025 आते आते रूरल एरिया के लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे इंटरनेट को लेकर, इंटरनेट यूज़ ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ के लोगों में, क्योंकि उनमें ज़्यादा जैसे वो पहले पुराने सोच के हैं, उनमें जब नया सारा कुछ आएगा तो वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि वो कैसे हम अपने काम को आगे कर सकते हैं, कैसे हम और इसमें और क्या करना चाहिए कि हम अपने सिर्फ अपने आप को डेवलप ना करके हम अपने फैमिली को भी इसके थ्रू हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये उसके बाद सर हमारा कुछ 5 से 10 साल ऐसा नहीं चलता है 5 से 10 साल। आपको टाइम लगना है कि 2000 से लेकर 2024 तक का है या 2005 से 2024 तक का है, तो ये टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। क्या आपने फाइंडिंग क्या रहा आपको, क्या आपने पाया? फाइंडिंग में ऐसा कि ज़्यादातर वहाँ जो पुरुष है वो मध्यपूर्ण प्रदेशों में भी प्रवासित है और महिला जो है वो सारी जिम्मेदारियाँ वहाँ पे घर पे निभाती है, वो सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, हर चीज़ में वो भाग लेती है, अपनी जो भी उनको डिसीजन लेना होता है वो खुद ही डिसीजन। आप यहाँ रिसर्च कर रही हैं, गाइड है आपके, आपने दिखाया पेपर को, इस पेपर को गाइड को, आपका पेपर बिल्कुल अधूरा है, ना ही इसमें रेफरेंस है, ना ही टाइटल सही है, ना ही सैम्पलिंग सही है, कंप्लीट सब कुछ में गड़बड़ है। ये गाइड से बहुत मार लेकर नहीं आप जाए। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से सुधार्थी आएंगे। ज्योग्राफी में और कोई बचे हुए हैं? नहीं। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट चेयर परमिशन में
डॉक्टर कुमारी सोनी रेखा. Please, madam. Please present your presentation within 2 minutes and conclude within 1 minute. There are only 3 minutes presentation. This is only 3 minute presentation. Women's College, Patna. My paper aims to unfold what religion and atheism is. It is viewed as continuity and change since past. I will not go into details. I will just. The article finds that religion and atheism continues among uneducated Hindus. Further, religion continues among them in all its three aspects: belief, ritual, and philosophy. In spite of the winds of social change, growing materialism, and growing importance of rationality, if religion continues, this is because it continues to be functional for the uneducated Hindu. In fact, they look for solution to their problems arisen due to social change in religion and they being religious. It acts as a balm to their restless mind. Mere atheism is enough to bestow them with peace of mind, and once peaceful, they can do anything and everything to attain anything and everything in life. So the article takes functional perspective what is concerned. Now may I go to Conclude your paper. Religion and religiosity continues owing to functions of religion in providing emotional security to men and women. Women being more emotional are more religious, seeking peace in atheism more than men. More women than men are religious and unatheist. Women nurture stronger faith in God than men. Women are more ritualistic than men. Women are equally philosophical to men in spite of men being more educated, since psychologically women are better equipped to abstract thinking, and also because women nurture stronger faith in God than men and are more firmly attached to values which provoke in them philosophical thinking. Religion continues more among women than among men. This has greater functional consequence in bringing peace and harmony in the society, owing to family being the nucleus of society and women being the major player in it. What is more, religion has reinvented itself among urban educated Hindus to solve their problems of everyday life and keep them moving on. Religion acts as a balm to their social-psychological problems. So, religion continues to provide peace to the urban educated Hindus, empowering them to do anything and everything, to attain anything and everything, keeping the urban educated Hindu society progressing in every way. The changes in religion, religiosity and atheism among urban educated Hindus. Thank you. Yes. Just a sentence. The changes in religion, religiosity and atheism among urban educated Hindus is insignificant, looking at a fast pace of social change. Thank you, sir. अच्छा religiosity को measure किया है तुमने आपने? No, I have just asked what is religiosity. Are you ready? And then I found that it is continuing in all its three aspects: belief, ritual, and philosophy. Student, this is the instruction to all of you. Please be here till the completion of the presentation. Either your certificate will be rejected. This is the instruction to all of you. This is the matter of the scientific entity. We have to respect each other and be present till the scientific session. Not you have to present and go without permission. You have to, if you have to go outside of the house, you have to take permission from the chair. आप चेयर से परमिशन लीजिए, आप जा सकते हो. ऐसे नहीं कि सिनेमा हॉल जैसे जा रहे हो आ रहे हो. Please maintain decorum. We understand we are very flexible in the manner, but we have to respect our subject, our science, our research. मैम अगर आप परमिशन हो तो इतिहास विभाग के बच्चों को बुलाया जाए और खत्म हो गया सिंगल थी इतिहास विषय में मेरा नाम सिमरन कुमारी है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से। मेरा आज का टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा ब्रिटिश कालीन प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत अपने
में संकलित बौद्धिक धरोहर की विविधता एवं प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। वेद, उपनिषद और शास्त्रीय साहित्य प्रमुख है। वेदों में भजन, प्रार्थना एवं अनुष्ठान, उपनिषदों में गहरी दार्शनिक चर्चाएं तथा शास्त्रीय ग्रंथों में साहित्य, विज्ञान, गणित और कला जैसे विभिन्न विषयों का समावेश है। ये उन विश्वासों, मूल्य और विचार प्रक्रियाओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्होंने हजारों वर्षों में भारतीय सभ्यता को स्वरूप प्रदान किया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विभिन्न चुनौतियों और कर्मियों को दूर करने और व्यापक सुधार लाने के लिए पेश किया गया था। भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ NEP 2020 सामंजस्य एवं सर्वांगीण सर्वव्यापी और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा लक्ष्यों के साथ लाकर एक व्यापक और समावेशी प्रणाली बनाने का प्रयास है। हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ NEP 2020 का सामंजस्य एक सर्वांगीण, सर्वव्यापी और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है क्योंकि यह अतीत के शाश्वत ज्ञान को भविष्य के लक्ष्यों के साथ एकीकृत करता है। भारत एक ऐसी शिक्षा यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जो विभिन्न आयामों को समाहित करती है और छात्रों को 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा लक्ष्यों के साथ एक व्यापक और समावेशी प्रणाली बनाने में मदद मिल रही है जो छात्रों को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार करेगी। Outset, the whole subject of algebra was called Kattaka Ganita or Kattaka. The Kattaka Ganita method is even now the standard method to find the solutions of these type of equations. Aryabhata's contribution in solar system. Aryabhata correctly affirmed that the earth rotates about its axis each day. The movement of the star is caused by the movement of the earth, contrary to the then prevailing viewpoint that the sky got rotated. This work can be glanced in the first chapter of Aryabhatiya, the book written by Aryabhata, where he discusses the number of rotations of the earth in a yoga and more explicitly in Gola section. Aryabhatta described a geocentric model of the solar system in which the sun and the moon are carried by epicycles. They in turn revolve around the earth. In this phenomenal work, this is also found that the motions of the planetary are each governed by two epicycles, larger Sigada fast and smaller Manda, the slow. The sequence of the planets in terms of distance from the earth is taken as the moon, the Mercury, the Venus, the sun, and the Mars, the Jupiter, the Saturn, and the asterism. The settings and periods of the planets were computed with respect to uniformly moving points. In case of Mercury and Venus, they move around the earth at the same mean speed as the sun. In the event of Mars, the Jupiter, and the Saturn, they rotate the earth at specific speeds, representing each planet's motion through the zodiac. Another theme in Aryabhata's facsimile, the fundamental planetary period in relation to the sun, is observed by some as indicative of an underlying heliocentric replica. Aryabhatta gives a systematic study of the settings of the planets in space. He gave the circumference of the earth as 4,967 yojanas and its diameter as 1,581 1/24 yojanas. As 1 yojana is equal to 5 miles, the circumference 24,835 miles comes out on the calculation, which is an excellent approximation to the currently accepted value of 24,902 miles. He believed that the rotation of the heavenly bodies was due to the axial moving around of the earth. This is quite a notable view of the nature of the solar system, which later commentators could not bring themselves to follow and most modified the text to save Aryabhatta
from what they considered were stupidity or mere erroneous calculation. Aryabhatta provides the radius of the planetary orbits in terms of the radius of the Earth-Sun orbit as essentially their periods of moving around the Sun. He believes that the moon and the planets shine by reflected sunlight. Amazingly, he believes that the orbits of the planets are elliptical in shape. He correctly describes the causes of eclipses of the Sun and the Moon. His findings for the length of the year as 365 days, 6 hours, 12 minutes, 30 seconds are overestimated. For the next exact value is less than 365 days and 6 hours. Aryabhatta's remarkable contribution in the field of discovery of zero. The introduction of zero brought a lot of changes not only in mathematics but also in the ordinary life of people. Zero has so many different terms for it. For example, null, nil, zero as a digit, sunya in Sanskrit, and so on. It is also remarkable how the origin of zero brought drastic changes, and now it is used as a digit in mathematics. Aryabhatta utilized the concept of zero in his mathematical pieces of work, but he did not ascribe a symbol for it. The actual symbol zero and the origin of the word zero comes from the Persian Al-Khwarizmi about 450 years later. Abul sir, we request you to conclude your presentation. It is also at times referred to as, for there are 108 verses in the text material. It is noted in the very concise number 1, Giti Kapada, which consists of 13 components. And the next part is Ganita Kapada with 33 compositions. It studies mensurate celestial equator, geometric and trigonometric fields of the celestial sphere, shape and size of the factors for day and night, emerging of zodiacal signs on horizon, etc. Furthermore, some persons make What do you mean by progression? progression, just like we can, that special name is arithmetic progression. It is not exact definition. You have to define this exactly. It is not exact. So progression are of various types, like arithmetic progression, geometric progressions. So it can be differently defined. It depends upon some definite rules. Some definite rules. Some definite rules. Yes. Which is the later term is related to the preceding term on the basis of the definite rule. That is called progression. I will see this. Only then you can compute the time, date of birth. हाँ ये उनके बर्थ प्लेस पे ये है कि साइमल्टेनियस ये नहीं, ये नहीं यूनानिमस नहीं है. पटना में भी कहते हैं कि पटना में पाटलिपुत्रा भी कहते हैं, कुसुमपुरा भी कहते हैं. जी मध्य प्रदेश में भी इनका हुआ था. जी आंध्र प्रदेश में भी वो तो लड़ने के लिए ट्रैवल किया होगा उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन एग्जैक्ट बर्थ डेट जानना चाहिए कि किसका. जी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किया. जी I am presenting neither it is a research paper, not a review paper. Rather, it is a burning problem coming before all of us, which need an instant attention of all the researchers. So I am putting the problem of plastic. The reason we all know that plastic, you have seen just in this conference that heaps of the plastic are coming up. Just they are not biodegradable. A little bottle of water or plastic takes about thousands of years to degradation. So you can think, or where it has got only two ways of degradation. One is the incineration, which is a chemical method which damages the environment completely, and another is
dumping. Dumping spoils the soil. So in either of the way, it is very damaging. So its natural degradation is very important, and some of the innovative ways has come up, which is called bioremediation. So I want to just discuss it about bioremediation of plastic, which is suitable for all of us and which is a great need of research is needed in this direction. And I want to seek the help of all the researchers and collaboration from your institutions for continuing this project. I am preparing a project on that. So I want to discuss this topic with all of you. Plastic and the bioremediation. We all know that plastic is the biggest threat to this planet Earth, yet this grave issue is not taken seriously. In India alone, 3.5 million tons of plastic waste are getting generated every year. According to a report of 2021, in India, plastic waste generation has increased almost more than double in last 5 years. In coming 3 years, the sea will be full of plastic more than the fishes. So it is very alarming for all of us. Here, I just want to throw a light on bioremediation techniques and some worms which are capable of degrading this and making it environmentally suitable in the form of, we are just want to work on that, whether can these worms be used to degrade this plastic to create a vermicompost like thing. Some researches I just want to discuss about this. Microbial degradation of plastic is definitely a promising eco-friendly strategy which represents a greater opportunity to manage waste plastic materials with no adverse impacts to the environment and the component of the environment. Thanks to the progress in the blue technology, new plastic degrading microorganisms have recently been discovered that has a great biotechnological potential and could help the natural bioremediation process, favoring the natural cleaning of ecosystem. In addition to these, some other organisms like greater wax moth, एक कीड़ा है जो हनी वैक्स का जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब जब हनी खा के चली जाती है, सारे उड़ जाती हैं मधुमक्खियाँ, तो जो वैक्स मोथ बच जाता है हनी कॉम्ब, उसमें वो टर्माइट्स रहते हैं. तो उनके जो कैटरपिलर होते हैं, they are capable of eating plastic. They are commonly called greater wax moth. Galeria melonera इसका zoological नाम है. And certain mealworms, superworms, and certain corals in the sea has also been recognized with this potential of eating plastic waste. This is definitely going to open a new era of harmless, economical, and bio-friendly plastic disposal bioremediation techniques. Bioremediation, plastic eating worms, and zero waste sustainable development, all three are interrelated. So I just want to throw some light on that. Wax worms or greater wax moth are not only the plastic eaters, rather it has been found that mealworms can also digest plastic, still be nutritious food for other animals. Some species of corals found in the sea has also been found to clean microplastic from ocean. Professor Ananta Chakravarti from Yadav University is working on that. Please conclude your presentation. Just one minute more. The Jophobaras morio, also called superworm, can eat polystyrene. Dr. Chris Rinke and his team of UK School of Chemistry and Molecular Biosciences fed a diet of polystyrene to these worms and found that just not only survived these worms but even had marginal weight gains. So the goal of this bioremediation technique is to degrade plastic waste in recycling plant through mechanical shredding followed by enzymatic biodegradation by these worms. These worms, when fed by glycol and some carbohydrate rich food, they have proved to be very good compost like material which can be used as a very good fish and poultry feed or in fields also. Thus these worms can serve as a natural solution to tackle both plastic waste problem and urban farming issues in a zero waste sustainable bioremediation cycle which is a need of the time. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Sorry everyone. My topic is analysis of stress management and job stress among private bank employees under the supervision of Professor Dr. M.B. Gupta sir, BD College, Patna. Coming on the topic of stress, what is stress actually about? It is about the body response to physical and mental demands, or it is an emotional factor that causes bodily or mental tension. Stress is of
basically two types: eustress and distress. Eustress is a positive form of stress and distress is a negative form of stress. Coming to the stress management is nothing but a coping mechanism to handle the stress. Now, sir, I will cancel the slideshow mode, sir. I will just read out like this. Okay. If you have any problem, no problem. Go ahead. Then, what are the different causes of stress that happens? Individual stress, that's like employer level stress, familiarity with the situation, hardy personality, organizational stressors like poor physical working condition, poor layout of the office, physical and mental abilities, failure to establish and maintain a congenial and interpersonal relations, group pressures like lack of cohesiveness, poor interpersonal relationships, career development and job security stress is also with everyone in every sector, like lack of leadership style, somewhere it is autocratic, democratic and lead less sphere. Organizational culture, like lack of adequate and effective communication between the superiors and the subordinates, lack of adequate infrastructure and devices, close supervision and control, and lack of sense of belonging and confidence among employees. But when we come to the banking sector, there is the major cause of stress. But the causes of stress includes time pressure, workload, pressure of good performance, working conditions, inviting a large number of customers for the several loan and FD schemes, recovery of loans from companies and individuals, suffering from health issues, etc. But when we come to the impact of stress in banking sector, these are the major causes. But what are the impacts that actually the employees face in the organization? Adverse impact on the mental health, like of the employees from branch manager to the customer care executives and other employees of the banks. SHM has advised that stress management employers should set up restrooms as well as provide other time things that improve stress from their minds. Employees should learn relaxation techniques, effective time management, and living in a systematized way. Coming on to how to tackle with the stress, I have selected the hypothesis where male and female groups differ significantly on job stress, or whether the male and female group differ significantly on organizational factors. Here I have taken 6 factors: role ambiguity, work overload, poor working condition, role conflict, career development, and workplace bullying. The research methodology that I inculcated over here is a random sample of 40 from private sector banks, as my topic is related for private sector, especially I took from 20 from ICICI and 20 from HDFC Bank, especially from the Patna district. Including the primary data was collected from the 20 male and 20 female employees of both the private sector banks. The tools I used were job stress questionnaire method, basically on the Likert scale I have worked on, and the 6 factors that was conducted on job stress, that is the 6 factors of poor working conditions, has been perceived as the most important factor for determining the degree of job stress of the employees working in the private sector banks of Patna district, followed by the other considering factors. When I calculated the hypothesis number 1, male and female groups differ significantly on job stress, the mean scores were computed and the T value was taken out. For male and female, 20 NF terms, mean was 19.35, 15.54. The coming to the value, T value was 2.86 and the P value was less than 0.01. Post completion of the calculation, it was observed that there was a significant mean difference between the shows that male and female private bank employees could differ on job stress, because T was 2.86, GF 38 and P was less than 0.01. That means the result supported the hypothesis. It was observed that male employees have more physical fitness, security, motor bike,
we can see it was calculated on the percentage method, percentage of responses. Take all the 6 factors, the percentage of responses 10, 10, 10, 20, 20, 30 and female accordingly 10, 70, 5, 5, 5, 12. Good afternoon all the dignitaries and the delegates. I am Archana Bharti presenting paper. Title of my paper is Psychological Well-being of Working Mothers, and objective of my paper was to measure psychological well-being of working mothers. And tools that have been used to collect data where socio-demographic data sheet and psychological well-being scale developed by Sisodia and Chaudhary. After data interpretation, the result found that the result was that working mothers scored high level of psychological well-being in 4 domains of the scale. The 4 domains were satisfaction, efficiency, sociability, mental health. But they scored low on interpersonal relationships. Because of hectic schedule of working mothers, they scored low in interpersonal relationships. And conclusion is working mothers have high level of psychological well-being than non-working. Thank you. तो वन क्वेश्चन मैम, कि आप मेरे कोलेग हम जानना चाहते हैं, आप महिला भी हैं, मेरी वाइफ काम नहीं करती है, वो क्लेम करती है वो वर्किंग वोमेन है, होम मेकर है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग वोमेन नाउ अ डेज? हाउस वाइफ कोई नहीं बोलता है। हाँ, वर्किंग वोमेन बोलती है, होम मेकर है। होम मेकर बोलता है। Ma'am, I have used the word working mother and non-working mother. By the word working mother, it means the mother who is being paid for her work. The work that is taking place outside her home. It is not household activity. And non-working mothers are those mothers who are not being paid for their work, and they are doing work in their house. So there is the operational definition you have used. Thank you, madam. And it has been used by many persons. It is not mine. Thank you. Ravi Bhushan. Ravi Roshan. Good evening, Chairperson. My name is Ravi Roshan. My research topic is exploring the impact of internet addiction on interpersonal relations among college students. My research objective is to study the perceptual difference in interpersonal relations and internet addiction between male and female students. My second objective is to examine the relationship between interpersonal relations and internet addiction among college students. My hypothesis is there is a significant difference in interpersonal relations between male Go on the test and the finding. What test you have used? कौन सा टेस्ट यूज किया उसका नाम सिर्फ बता दो. I have used internet addiction test for developed by Young and for interpersonal relationship. This is the one dimension of psychological well-being. Next, कौन किसका है? Interpersonal skill किसका यूज किया? This is the one dimension. नहीं, now developed by Sisodia. Next. टेस्ट कौन सा यूज किया वो बताओ. Statistical analysis के लिए? Statistical analysis. I have used SPSS, in which I have used independent sample t-test to check my hypothesis 1, which is there is a significant difference in interpersonal relationship between male and female. In this, after using this test, we find that it is imperative that no significant difference in interpersonal relations and internet addiction between male and female. Thereby, proposed alternate hypothesis 1 is rejected. Second hypothesis is to check the impact of internet addiction on interpersonal relationship, in which we found that the significance value is less than 0.5. In
which we found that the internet addiction, it means increased internet addiction will decrease interpersonal relations. Based on we understood your presentation. Only this, the internet addiction you have used. So how you screen the students who are the internet addicted? What is the criteria for internet addiction? जो टेस्ट हम यूज किया उसमें है सर के 20 आइटम स्केल है। वो समझ में आया। यहाँ पर हाउस में यहाँ पर इंटरनेट एडिक्शन को कैसे सेलेक्ट किए? कैसे तो यहाँ हाउस में कितने लोग इंटरनेट एडिक्टेड हैं? कैसे पता चलेगा? सर वो स्केल यूज करेंगे जिसका स्कोर अगर 60 से एबव है वो इंटरनेट एडिक्टेड में आएगा। तो आप कैसे सैम्पलिंग मेथड कैसे किए? सैम्पलिंग मेथड सर्वे टाइप किया। स्केल में क्या क्या क्वेश्चन है सर? स्केल में कुछ क्वेश्चन बना होगा। स्केल में डेवलप्ड बाय द स्टैंडर्ड टेस्ट ये बोल रहे हैं ना? नहीं ये सैम्पलिंग मेथड कैसे यूज किए? अब तो कितना सैंपल कितना है? सैंपल 100। तो कैसे 100 ऐसे रैंडमली सबको ले लिए? नहीं सर, एक ग्रुप उसमें डिवाइडेड है, कॉलेज स्टूडेंट 18 to 25 ईयर। कितने लोगों को स्क्रीन करना पड़ा 100 लोगों को लेने के लिए? उसमें सर कुछ खराब भी हुआ। कितना? वैसे हम अब भी आप बताइए लगभग 400 में 100 मिल गया आपको। तो इसका मतलब है प्रेवलेंस रेट कितना हुआ? सीधा सिंपल 25% हो गया। तो इंटरनेट एडिक्शन का 25% प्रेवलेंस है। नहीं सर, उसमें भी हमने जो स्टडी किया है उसमें 50 इंटरनेट एडिक्टेड को लिया, 50 नॉन एडिक्टेड। See, there is some scientific method to decide the population and the sample. So, if you have to take the 100 sample, you have to calculate the total number of population which required to screen. Okay, need to revise your paper again for the methodology. Thank you, please. आपको बैठ के पढ़ने की प्रॉब्लम One major information to all of you. So there is the one culture program is going to be start by 5 o'clock. And टॉपिक होगा वो मधुमेह रोगियों पर समुत्थान शक्ति के प्रभाव का समीक्षात्मक। क्या बोले टॉपिक क्या बोले? मधुमेह रोगियों पर समुत्थान शक्ति के प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितने सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जो टाइप 2 से पीड़ित हैं उन पर समुत्थान शक्ति यानी रेजिलियंस का क्या प्रभाव पड़ता है उनको स्वस्थ करने में। तो इससे पहले हम समुत्थान शक्ति को समझ लेते हैं कि समुत्थान शक्ति है क्या। समुत्थान शक्ति क्या होता है? जी। तो समुत्थान शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिससे कि विपत्तियों का सामना करने में मदद मिलती है। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वो जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन जिनमें ये समुत्थान शक्ति होती है मतलब गिर कर उठने की क्षमता को ही समुत्थान शक्ति कहते हैं। इसको इस तरह समझा जाए तो जिनको भी डायबिटिक होती है जिनको भी मधुमेह होती है तो वो जल्दी घबराए नहीं, वो इससे कैसे निपटे। तो जिन लोगों में भी समुत्थान शक्ति की क्षमताएं होती है, समुत्थान शक्ति होती है, वो जल्दी घबराते नहीं है और इनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके विकास, थैंक यू। तो विकास सिर्फ हम एक सजेशन देना चाहेंगे, जो आपका पेपर है मैं बहुत शार्पली गया, रेफरेंस तो कहीं है ही नहीं। सर आप पेपर पढ़ो, ये आपका ओन थिंकिंग हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर रेफरेंस कहाँ है? तो बीच में कैसे पता चलेगा ये आपका कहानी है कि कहाँ का कहानी है? ये समुत्थान रेजिलियंस है क्या? क्या नाम है आपका? टॉपिक ऑफ माय रिसर्च इज इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन द एक्शन एंड लर्निंग इन क्लासरूम्स। पेपर दी है। हाँ आगे मैंने यहाँ पढ़ना जब हुआ। And my variables were the ID was background music and the dependent variables were attention and learning, and hypothesis was experimental group will show improved performance in attention task as compared to control group.